Good morning everyone. My name is Kushwan. Today we are discuss about a new subject which is called research. रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन को कंपटीशन एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि सारे कंपटीशन एग्जाम्स में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस रिसर्च के अपन को देखने को मिलते हैं। एकेडमिक सेक्शन में ले ले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च पढ़नी पड़ती है। अगर अपन पीजी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या फिर और भी हायर एजुकेशन कर रही है, ठीक है, तो वहां पे अपने को रिसर्च की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इजीली अंडरस्टैंड करके अपन इस चीज को समझेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आएगा। आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख भी सकते हैं। तो बात करते हैं कि रिसर्च क्या है। अपना सब्जेक्ट ही रिसर्च है, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि ये एक वर्ड है रिसर्च, जब अपन ने इस वर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया तो ये क्या बन गया? री और सर्च। जब भी अपन इस तरीके से किसी भी वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो ऐसी स्टडी को एटिमोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, वर्ड्स की स्टडी कहते हैं, या फिर मोर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों वर्ड्स का क्या है, अपने को मीनिंग निकल के आ रहा है। जैसे कि री का मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा दोहराना, और सर्च का मतलब होता है फाइंडिंग, मतलब किसी भी चीज को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। अपन कोई भी चीज ढूंढते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर्चिंग। मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो ये क्या है? एक तरह की फाइंडिंग्स है। ठीक है, तो दोबारा सर्च करना, दोबारा ढूंढना चीजों को, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, चीजों को वापस ढूंढना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, किसी भी फाइंडिंग्स को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी नॉलेज को दोबारा से क्या करना? ढूंढना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, इसके बाद आता है कि रिसर्च अपन किस चीज की करते हैं। रिसर्च अपन उस चीजों की करते हैं दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, ऐसे फैक्ट, ऐसी नॉलेज जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन उनको वापस ढूंढना, उस नॉलेज को वापस एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब दोबारा उस चीज को ढूंढा गया, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ऐसे नॉलेज, ऐसी फैक्ट जो क्या है, यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन उन चीजों को वापस ढूंढना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो वापस समझ लेते हैं कि अगेन किसी भी फैक्ट को, किसी भी फैक्ट को अगेन फाइंड करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। किसी भी फैक्ट को अगेन फाइंड करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी प्रोफेशन के अंदर रिसर्च क्यों मायने रखती है। ये रिसर्च इसलिए मायने रखती है क्योंकि जैसे कि अपन को पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, पर उसमें नई नॉलेज नहीं आ रही है। अगर अपन उस पर काम करेंगे, उस पर कुछ प्रोसेस लगाएंगे, उसको अलग से कुछ फाइंड करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अपन को कुछ नई नॉलेज गेन होती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, प्रोफेशन का लेवल दिनों दिन बढ़ता जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी चीज का लेवल बढ़ाने के लिए उसके अंदर की नॉलेज को क्या है, वापस फाइंड करेंगे, तो क्या होएगा कि उस प्रोफेशन का लेवल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रो करता जाएगा। नर्सिंग में भी इसी तरीके से है कि अगर अपन के पास आज जो भी मटेरियल है पढ़ने का, ठीक है, उस नॉलेज को आपने पढ़ा, आपने अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरीके से ये नॉलेज एक ही सीक्वेंस में चलती रहेगी, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। परंतु अगर अपन इसमें साइंटिफिक रिसर्च करें, ठीक है, सिस्टमैटिक एनालिसिस करें, तो नई नॉलेज हमको दिनों दिन एक्वायर होती रहेगी। इस नई नॉलेज से क्या है, अपन बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर इंटरवेंशंस निकाल सकते हैं, बेटर लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर आ सकती है, बेटर मैनेजमेंट अपन हॉस्पिटल्स के अंदर कर सकते हैं। इसलिए अपन को रिसर्च की बहुत ही ज्यादा
जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, अब अपन ने ये तो समझ लिया कि ऐसी नॉलेज, ऐसे फैक्ट जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, उनको वापस फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, पर अपन को ये भी पता है कि रिसर्च देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं करेगा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं करेगा जो क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो रिसर्च कौन करते हैं? रिसर्च करते हैं अपने साइंटिस्ट। ठीक है, कौन करते हैं रिसर्च? अपने साइंटिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे कि एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू किसी भी क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर साइंटिस्ट से पूछा जाएगा तो वो क्या करेंगे, किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू, सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, उनको उसके पीछे के सारे फैक्ट पता होने चाहिए, तभी वो कंक्लूड कर पाते हैं चीजों को। जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने सामने अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस आज का वायरस नहीं है, ये बहुत ही पुराना वायरस है। जैसे कि अपन ये जो कैटेगरी है कोरोना वायरस की, ये है सार्स वायरस। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो डिजीज होती है उनको सार्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस चीज में अगर अपने को नॉलेज होती तो क्या इतने लोग दुनिया में मरते? कोरोना से नहीं मरते। ठीक है, अपन को चीजों की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, परंतु आज अपने को इस चीज की नॉलेज है क्योंकि अपन इस चीज को फेस कर चुके हैं। ठीक है, अपन ने नई स्टडी निकाल ली है, इसके लिए अपन ने वैक्सीन निकाल ली है। अब फर्दर अपने को फ्यूचर में अगर कोरोना देखने को मिलता है तो इजीली अपन इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस किसी भी फील्ड में क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी प्रोफेशन को अगर ग्रो करना है तो अपन को उसके अंदर रिसर्च की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? ऐसी चीजें, ऐसी नॉलेज या ऐसे फैक्ट को रीफाइंड करना, मतलब वापस से उन चीजों को निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, बाय द साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस जब भी होती है तो वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। साइंटिफिक प्रोसेस जो भी होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, मतलब वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, और उस तरीके से उस चीज का आंसर निकालते हैं वो। इसलिए बोला जाता है कि रिसर्च क्या है? ऐसे नॉलेज, ऐसे फैक्ट को जानना जो किस तरीके से जानेंगे अपन, साइंटिफिक प्रोसेस से और सिस्टमैटिक एनालिसिस से अपन उन चीजों को फाइंड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिसर्च। ठीक है बेटा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को, किसी भी नॉलेज को जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, लेकिन उसको वापस से फाइंड करना, वापस से रीफाइंड करना, क्या कहलाता है? अपना रिसर्च बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी भी फैक्ट, नॉलेज को क्या है? रीफाइंड करना बाय द साइंटिफिक प्रोसेस एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर जानना है तो अपन को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू उस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए अपन जाएंगे तो एंड रिजल्ट अपने पास अच्छा प्राप्त हो सकता है। लॉजिकल थिंकिंग से, ट्रायल एंड एरर से अपन अच्छी चीजें नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अगर अपन ने साइंटिफिक प्रोसेस इस्तेमाल की है तो आंसर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट निकलेगा, बिल्कुल हैंड्स प्रूव्ड अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अपने पास आता है कि अब रिसर्च को अपन, रिसर्च में अपन ने ये समझा कि मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाता है? तो नॉलेज को एक्वायर करने के अपने पास क्या है? दो तरीके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अपने पास रिसर्च को, नॉलेज को फाइंड करने के टू मेथड्स हैं। ठीक है, किसी भी फैक्ट को, किसी भी नॉलेज को फाइंड करने के पास अपने कितने हैं? टू मेथड है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मेथड है रिसर्च के अंदर किसी भी नॉलेज को निकालने के लिए।
डेली जीवन में भी अपन देखेंगे तो दो ही मेथड होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड है अपने पास अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और दूसरा मेथड है अपने पास स्ट्रक्चर्ड मेथड, ठीक है। पहला कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर्ड मेथड, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। और स्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब है कि जिसका कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड क्या होते हैं? ऐसे मेथड नॉलेज एक्वायर करने के, ऐसे नॉलेज एक्वायरिंग मेथड जिनके अंदर कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस का इंक्लूड नहीं होता है, जिनके अंदर कोई भी सिस्टमैटिक एनालिसिस नहीं होता है, उन सभी मेथड्स को क्या कहा जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जिन मेथड के अंदर, जिन नॉलेज को एक्वायर करने के मेथड के अंदर साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और सिस्टमैटिक एनालिसिस निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? स्ट्रक्चर्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड अपने पास 5 तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल, इंट्यूशंस, एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर एंड अथॉरिटी। उधर ही देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मेथड कितने तरीके के होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड अपने पास 3 तरीके के हैं। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग और तीसरा है अपना रिसर्च। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इन सभी चीजों को लिखने का मतलब क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन सभी चीजों को लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मेथड की, ठीक है, कि ऐसे मेथड जिसमें कोई भी साइंस इंक्लूड नहीं है, जिसमें कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ना सिस्टमैटिक एनालिसिस है, लेकिन उस तरीके से अपन को नॉलेज एक्वायर होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, ठीक है। तो पहला है ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड का क्या मतलब है? ठीक है, कि जैसे ट्रेडिशन अपन फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो का मतलब कि जैसे अपन को अगर अपन देखें कि भाई कोई भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपन को क्या है? नॉलेज का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि पत्थर से आग जलाना अपन लोग पुराने जमाने में सीख गए थे, ठीक है, तो उस तरीके से आग जलाना कई वर्षों तक चलता गया, ठीक है। इसी तरीके से जो आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अपन अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या मिलती जाती है? नॉलेज मिलती जाती है, ठीक है। नॉलेज का आदान प्रदान होता जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यहाँ पर कोई भी साइंस का इंक्लूड नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस कुछ नहीं है, पर नॉलेज का गेन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। दूसरा अपने पास है इंट्यूशंस। अब इंट्यूशंस का मतलब क्या होता है? इंट्यूशंस का मतलब होता है कि जैसे मेरे मन के अंदर कोई विचार आया, ठीक है, और उससे मैंने नॉलेज एक्वायर की। जैसे कि अगर मुझे ये पेन बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आएगा कि पहले इसको मुझे रिफिल में भरना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर रिफिल भरनी पड़ेगी, फिर इसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर इस पे एक ढक्कन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है? अपने दिमाग की एक लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब अपन ने क्या किया कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया और उससे अपन को क्या है? नॉलेज एक्वायर हो रही है, ठीक है, मतलब नॉलेज मिल रही है। तो इस तरीके के विचार जो अपन को नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इंट्यूशंस कहा जाता है। ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का ही एग्जांपल है। थर्ड वन आता है अपने पास एक्सपीरियंस। सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जितने दिन अपन कोई भी चीज पर काम करते हैं, अगर अपने को एक्सपीरियंस होता जाएगा तो अपने को नॉलेज एक्वायर होती जाएगी। जैसे कि अपन समझते हैं कि भाई अब किसी इंसान ने पढ़ाना चालू किया, ठीक है, फर्स्ट डे उसको एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से स्टडी करवाई जाती है, ठीक है, बच्चों को। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते उसको ये पता लग गया कि कैसे पढ़ाई करवाई जाती है, कैसे क्लास ली जाती है, कैसे बच्चों को समझाया जाता है। या फिर अपन समझ लें कि कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, वो कॉलेज में आता है, उसको पता नहीं रहता, अगर हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो वो एकदम से इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है, तो उसको कुछ भी पता नहीं लगता है। पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उसको नॉलेज गेन होती जाती है,
ठीक है। तो अगर नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू अपन को मिले तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस मेथड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का थर्ड वन एग्जांपल कौन सा है अपने पास? एक्सपीरियंस है। फिर अपने पास आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या है? मतलब ट्राई करा, उसमें कुछ खामियां निकली, फिर ट्राई करा, फिर उसमें कुछ खामियां निकली, उन खामियों को सुधारा, फिर ट्राई किया। इस तरीके से ट्राई और एरर, जैसे कि अपन ने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। पावलोव में क्या होता है कि एक जो भी बिल्ली होती है, ठीक है, उसको पिंजरे से बाहर निकाला जाता है घंटी बजा के, ठीक है। तो जब भी खाना भाई उसको मिलेगा तब घंटी बजाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई और एरर करे, ठीक है, बहुत सारे ट्रायल करे। तो जब अपन ने खाना नहीं रखा और फिर भी घंटी बजाई, ठीक है, तो बिल्ली को क्या लगा कि भाई मेरे को खाना मिलने वाला है। मतलब बिल्ली ने क्या किया? नॉलेज एक्वायर कर ली, क्या है कि भाई मेरे को खाना मिलने वाला है। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर अपन कोई भी चीज में ट्राई करते हैं, उसमें कुछ एरर आते हैं, उस एरर को सुधारने के बाद फिर ट्राई किया जाता है, फिर एरर आते हैं। तो इस तरीके के मेथड, ठीक है, जिनसे ट्राई और एरर में अपने को नॉलेज मिलती है, उन तरीकों को क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का तरीका है। लास्ट वन अपने पास है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? जैसे कि अपन को कोई भी चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज की नॉलेज नहीं है, अब उस चीज के बारे में अगर अपने को पता करना है तो अपन लोग किसके पास जाते हैं? अपन लोग जाते हैं कोई भी ऐसा इंसान जो उस फील्ड का मास्टर हो या उस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। या फिर उन चीजों की नॉलेज लेने जाते हैं जिसका अपने पास कोई भी ज्ञान नहीं है पर दूसरे के पास है। तो इस तरीके के मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहा जाता है। जब जहां पर किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से अपन क्या करते हैं? नॉलेज को लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अपना अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड मेथड क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड क्या है? नॉलेज एक्वायर करने का ही एक मेथड है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस का इंक्लूड नहीं होता है, ना ही इसमें सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड कितने तरीके के हैं? 5 तरीके के। पहला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजों का आदान प्रदान, नॉलेज का आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता जाता है, ठीक है। आज अपने पास जो भी नॉलेज है हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, वो फिर आने वाली पीढ़ियों को देंगे। इस तरीके से ये नॉलेज क्या है? आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। दूसरा है इंट्यूशंस। इंट्यूशंस का मतलब होता है कि कोई भी विचार मेरे दिमाग में आया, ठीक है, कि किसी भी चीज को किस तरीके से करना है, ठीक है, उस तरीके से अपने को नॉलेज एक्वायर हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? अपन इंट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप चीजों को जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा उन चीजों की नॉलेज आपको मिलती जाएगी बाय द वे ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना आपको चीजों में एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, उतनी ज्यादा आपको उस चीज की नॉलेज होने लग जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब चीजें करी, उसमें फेल हुए, वापस करी, फिर फेल हुए, वापस करी। तो इस तरीके से अपन को फेल और ट्राई करने से क्या है? बहुत सारी नॉलेज मिलती जाती है। जैसे कि अपन कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं कि भाई एक बार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने को पता लग गया कि अपनी क्या कमी है, उस कमी को सुधारा, ठीक है, फिर अपना नहीं हुआ, फिर अपन ने सुधारा, अगली बार अपना सिलेक्शन हो गया। तो नॉलेज मिली अपने को कि ट्राई करने से और उसके आगे आने वाले हर्डल से, ठीक है, अपने को नॉलेज का एक्वायर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। और लास्ट वन आता है अपने पास अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने को कोई भी चीज का नॉलेज नहीं है लेकिन सामने वाले पर्सन को नॉलेज है, तो एक्सपीरियंस बंदों से अपन नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, नॉलेज को लेते हैं एक्सपीरियंस इंसान से। तो इस तरीके का मेथड क्या कहलाता है? अथॉरिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी मेथड कौन से हैं? अपने अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, ठीक है। अगला है अपने पास स्ट्रक्चर्ड मेथड। स्ट्रक्चर्ड मेथड में 3 तरीके की चीजें अपने को देखने को मिल रही है, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्च, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्या है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग? इसको अपन एक साइकिल के थ्रू पढ़ेंगे। इसके बाद अपन को देखने को मिलता है
प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड मेथड है, ठीक है, जो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि कोई भी चीज के सामने अपन है और उसका आंसर अपने पास नहीं है, ठीक है, तो अपन इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, उसको कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि जैसे कि अपने पास अपन एग्जांपल लेते हैं कि भाई अपने गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को अपन को लेना है, अपन को कोई भी ऐसे विभाग में काम करना है जहां पर अपन चाहते हैं, ठीक है, और वहां पर अपन काम करना चाहते हैं पर अभी अपनी नौकरी वहां लगी नहीं है, ठीक है, तो ये एक क्या हो गई, अपनी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम को अपन ने समझ लिया, प्रॉब्लम को डिफाइन अपन ने कर लिया कि अपने पास प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद अब प्रॉब्लम की डेफिनेशन जब अपन समझ ली कि अपने पास ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा कि कितने तरीके के एग्जाम होते हैं, कहां पर हम लग सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपन कहां पर अच्छे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रॉब्लम को क्या कर लिया अपन ने, एक तरीके से एनालाइज कर लिया, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को पूरी तरीके से तोड़ मोड़ के अपन ने उसको समझ लिया। अब एनालाइज तो कर लिया प्रॉब्लम को, ठीक है, पर उसके बाद अपन के पास बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे कि ये एग्जाम दे देता हूं, ये एग्जाम दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे अपने सामने सॉल्यूशन आएंगे। अब सॉल्यूशन अपने को जब पता पड़ गया, ठीक है, कि अपन ने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, तो उन सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि अपने पास सॉल्यूशन की लिस्ट है, तो सॉल्यूशन को एनालाइज ऐसे किया जाता है कि जैसे कि अपने को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो अपन को लगा कि अपन एम्स में चले जाए, पीजीआई में चले जाए, ठीक है, कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट में चले जाए, तो अपन को क्या सूट करता है, अपने हिसाब से क्या अच्छी चीज रह सकती है, किसमें इजीली अपन सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, एनालाइज कर लिया, प्रॉब्लम का एनालाइज कर लिया, पूरे जितने भी सॉल्यूशन निकाले थे उन सभी का क्या कर लिया, एनालाइजिंग कर ली उन सभी सॉल्यूशन की। अब बहुत सारे सॉल्यूशन अपन ने एनालाइज किए, ठीक है, तो उसके बाद अपन को क्या है कि एक ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें अपन अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ये अपने पास बेस्ट सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर एक सॉल्यूशन निकाल लिया, बहुत सारे सॉल्यूशन थे, उन सॉल्यूशन को एनालाइज किया, उस एनालाइज करने के बाद एक अपने पास क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन निकल गया चीज का, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन निकल गया है, एनालाइज कर लिया है अपन ने, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को अपन ने क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया उस प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के बाद अपने को पता लगा कि भाई ये चीज तो सॉल्व हो गई, ठीक है, तो मतलब या तो सॉल्व हो जाएगी या फिर सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइम अपन क्या करेंगे, जब इंप्लीमेंट सॉल्यूशन का कर दिया है तो उसके बाद उसका इवेलुएट करेंगे, ठीक है, कि सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम या सॉल्व नहीं हुई है प्रॉब्लम, ठीक है, तो इवेलुएट करेंगे। और अगर इवेलुएट नहीं कर पाए, अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, वापस ये साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को क्या है, एनालाइज करके साइंटिफिक तरीके से उस चीज का हल निकाल सकते हैं, उस चीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को अपन खत्म कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, अपना स्ट्रक्चर्ड मेथड है। इसके बाद दो मेथड और बचते हैं अपने पास, रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है बेटा, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।